तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे पहले हमने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब है प्रोटीन की बाकायदा, हम प्रोटीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, सब कुछ बहुत डिटेल में। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है। आपको पता है कि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि कंपोज हुआ है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। तो आपको पता ही होगा प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। इसका बिल्डिंग यूनिट क्या था? अमाइनो एसिड था, ठीक है। मतलब अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर थे, वो एक पॉलीमर को बना रहे थे जो कि प्रोटीन है, ठीक है। तब ये कह रहे हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो प्रोटीन को कह रहे हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है, कंपोज हुआ हुआ है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। अब मतलब देखिए, अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग यूनिट्स थे उन्होंने एक पॉलीमर की फॉर्मेशन की, ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड कह लें। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जब आती हैं तो वो एक मैक्रोमोलिक्यूल की कंपोज करते हैं, ठीक है। ईच विद द कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड। और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगी? अलग अलग सीक्वेंस होगी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड की, जो कि किससे लिंक हुए होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो ये सारी बात मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें इतना कोई हार्ड फास्ट नहीं है। अब क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन की किसकी बेस पे हुई है? तीन चीज़ों की बेस पे। एक तो फंक्शन की बेस पे क्लासिफाई किया गया है, दूसरा मॉलिक्यूलर शेप की बेस पे क्लासिफाई किया गया है, तीसरा कंपोजिशन की बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन की बेस पे प्रोटीन की क्या क्लासिफिकेशन है, फिर मॉलिक्यूलर शेप पे प्रोटीन की क्या क्लासिफिकेशन है, फिर कंपोजिशन की बेस पे मॉलिक्यूल की कितनी क्लासिफिकेशन है और कैसी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। तो देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फंक्शन अगर देखें तो कैटालाइटिक प्रोटीन होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले जो फंक्शन का इंट्रो दिया, ठीक है। अब ये तो बाकायदा क्लासिफिकेशन है फंक्शन की बेस पे। तो उसमें फर्स्ट जो होती है वो कैटालाइटिक प्रोटीन होती है। कैटालाइटिक प्रोटीन कौन सी होती है? जैसे इंजाइम्स हो गए, ठीक है। इंजाइम्स क्या करते हैं? कैटेलाइजेशन करवाते हैं ना, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। रिएक्शन को कौन स्पीड अप करता है? कैटलिस्ट करता है। तो इस वजह से इंजाइम को हम कहते हैं कि ये कैटालाइटिक प्रोटीन है, ठीक है। देखिए, मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है कि वो कौन से है कैटालाइटिक प्रोटीन या एंजाइम। तो ग्लूकोकाइनेज है, डिहाइड्रोजिनेज है और ट्रांसअमीनेज है, ठीक है। ये सब आप आगे ट्रांसअमीनेज पढ़ेंगे, ट्रांसअमीनेज और डीएमिनेशन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज का भी और ग्लूकोकाइनेज, ये सब आप आगे पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में। तो अभी तो आप ये सिर्फ याद रख लें कि ये कैटालाइटिक प्रोटीन्स हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है गो डाउन ऑफ ट्री, ठीक है। गो फॉर ग्लूकोकाइनेज, डाउन फॉर डिहाइड्रोजिनेज, ट्री फॉर ट्रांसअमीनेज। अच्छा, एक एंजाइम होता है राइबोजाइम, जो कि प्रोटीन ही नेचर नहीं होता। वो कैटालाइटिक प्रोटीन तो होता है लेकिन वो प्रोटीन ही नेचर नहीं होता, ठीक है। वो एंजाइम कौन सा है? राइबोजाइम्स, ठीक है। ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड नेचर होता है इसका, राइबोजाइम्स का। ये प्रोटीन ही नेचर नहीं होता, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इसका मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैसे। एक तो आपको याद होगी हेमोग्लोबिन जो होती है एरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में, ठीक है, वो हो गई। और दूसरी जो है, आप देखें ट्रिक है हेड से। हेड फॉर हेमोग्लोबिन और एरिथ्रोसाइट, ए फॉर एपोलिपोप्रोटीन कैरी लिपिड फ्रॉम लिवर अदर ऑर्गन। अच्छा देखो, एक तो हेमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, जो कि एरिथ्रोसाइट में होती है। एक होती है एपोलिपोप्रोटीन। एपोलिपोप्रोटीन क्या करती है? ये लिपिड जो होती है ना, जो लिवर में जो लिपिड स्टोर हुई होती है, उस लिपिड को ये अदर ऑर्गन्स जो है बॉडी के वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। कौन? एपोलिपोप्रोटीन, जो कि प्रोटीन इन नेचर है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एक है ट्रांसफेरिन, ठीक है, और एक है सिरुलोप्लाज्मिन, ठीक है, सिरुलोप्लाज्मिन। ये दोनों जो है सीरम प्रोटीन है और ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आयरन को और कॉपर को, ठीक है। तो ये ट्रांसफेरिन और सिरोप्लाज्मिन आप याद रख लीजिएगा, ये दोनों सीरम प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट करते हैं आयरन और कॉपर को। ये दोनों आपके लिए नए होंगे, बाकी ये तो आप लोगों ने पहले भी सुन लिए होंगे। तो अब इसकी ट्रिक है हेड है फॉर हेमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ए फॉर एपोलिपोप्रोटीन और टी फॉर ट्रांसफेरिन। और ये जो ई है ना, ये जो सेरुलोप्लाज्मिन का ई है ना, इससे स्टार्ट, आप इससे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टोरेज प्रोटीन में देखते हैं, एक है एपोफेरेटिन, एक है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन तो आपको पता है कि स्टोर ऑक्सीजन होती है। मायोग्लोबिन किस में होता है? ये हमारे मसल्स में होता है, ठीक है। जबकि हेमोग्लोबिन तो आरबीसी में होता है ना, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब ये मायोग्लोबिन क्या है? ये एक स्टोरेज फॉर्म है प्रोटीन की। ये हेमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है। तो हेमोग्लोबिन तो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, स्टोरेज फॉर्म है ये मसल्स की। मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को और एपोफेरेटिस स्टोर करता है आयरन को, ठीक है।
इसकी ट्रिक आप माँ से याद कर लीजिए, एम फॉर मायोग्लोबिन, ए फॉर एपोफेरेटिन, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आ जाए तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में आप ट्रिक लगाएं कि माँ, इसका भी माँ ही ट्रिक होगी। म्योसिन एक्टिन पहले ही बता चुकी मैं फंक्शन में, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने आपको वहाँ पे प्रोटीन के फंक्शन बताए थे, तो उसमें मैंने आपको कॉन्ट्रेक्टाइल का एक फंक्शन बताया था, यही बताया था, एक्टिन म्योसिन। अच्छा, फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन पे आ जाते हैं, कोलेजन, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो होता है, और कार्टिलेज होता है, ठीक है, कार्टिलेज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। केराटिन जो है हमारी नेल्स में होता है, जो हमारी नेल्स है ना, इसमें केराटिन होता है, हमारे हेयर्स में केराटिन होता है, ठीक है। सो केराटिन हेयर्स और नेल्स में होता है, कोलेजन कार्टिलेज आप पढ़ते हैं, इसकी CCK से याद रख लें इसको। अच्छा, डिफेंस प्रोटीन तो आपको पता है, फिट से याद रखें, F फॉर फिब्रिनोजन, I फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, T फॉर थ्रोम्बिन, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोटीन क्या होती है, साइटोक्रोम P40 कन्वर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू लेस टॉक्सिक। अब साइटोक्रोम P40 होता है जो कि कन्वर्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक में, ठीक है। ये तो आपने याद रखना होगा। जो ही मतलब जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें इंटेक करते हैं जिसमें टॉक्सिसिटी होती है, तो साइटोक्रोम P40 क्या करता है, वो क्या करता है कि डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हीट शॉक प्रोटीन होती है, इस तरह से हीट शॉक प्रोटीन होती है, जिसे हम HSP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रोटीन डेटा प्रोड्यूस, ये प्रोटीन प्रोड्यूस होती है बाय सेल्स के जरिए प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो क्या होती है, ये हीट शॉक प्रोटीन जो होती है ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये प्रोटीन प्रोड्यूस होती है सेल से, मतलब जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे तो ये हमारी हीट शॉक प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट होती है। और आपको पता है स्टूडेंट तो अमूमन स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे अमूमन मतलब नहीं है, जब टाइम एग्ज़ाम्स का टाइम करीब जैसे आता है वो जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, मैं खुद स्ट्रेसफुल कंडीशन में बंदा चला जाता है, कैसे होगा, सब कुछ किया होता है लेकिन रिवीजन का सोचते हैं कि कैसे रिवाइज करेंगे। देन जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारे हीट शॉक प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होते हैं, सेल से रिलीज़ होते हैं। और ये कब रिलीज़ होते हैं, जब हम क्या हो स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस कर रहे हो, ठीक है। सो ये मैंने स्ट्रेसफुल कंडीशन की वो बता दी, मैंने इसमें तमाम आपको फंक्शन के लिहाज से बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम मॉलिक्यूलर शेप की बेस पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस ऑन मॉलिक्यूलर शेप, ये इसी वीडियो में कर रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं, चलिए इसी वीडियो में करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। अगर मैं आपको बताऊं, हमने पहले क्लासिफिकेशन तो पढ़ ली ना, फर्स्ट क्लासिफिकेशन फंक्शन की बेस पे हमने पढ़ ली, अब हम मॉलिक्यूलर शेप की बेस पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर शेप की बेस पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। फिब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है। फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, जो कि खुद नाम से जाहिर है कि फिब्रस नेचर होगा, तो फिब्रस प्रोटीन को आप स्क्लेरोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फिब्रस है तो इंसॉल्युबल तो होगी, ठीक है। और हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है फाइबर्स का, ठीक है। और ये फाइबर्स देखें, ये फाइबर बनाया हुआ, ये देखें लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है और थिन है, मतलब लंबा है और पतला है, दिख रहा है ना आपको। अब एक्सियल रेशो हमेशा होती है लेंथ अपॉन ब्रेथ, तो इसकी लेंथ देखिए, लेंथ इसकी ज़्यादा है, ब्रेथ देखिए इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, जब लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ कम है तो जो इसका एक्सियल रेशो होगा वो ग्रेटर देन 10 आएगा हमेशा, क्योंकि जो नॉमिनेटर में जो जैसे एल तमाम ब्रेथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब जो नॉमिनेटर है वो ज़्यादा है तो एक्सियल रेशो तो ज़्यादा ही आएगी ना, तो ग्रेटर देन 10 आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है और लेंथ हमारा नॉमिनेटर में, ठीक है। अच्छा, एक्सियल रेशो जो है वो ग्रेटर देन 10 है, आपने ये याद रखना है। इसकी एग्जांपल जो है फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल केराटिन, जो आपकी स्किन में होता है, हमारी स्किन में भी केराटिन है, ठीक है। और हमारे हेयर्स में भी जो, ठीक है, हमारी नेल्स में भी केराटिन है, और इलास्टिन, ठीक है, और कोलेजन। तो इसकी ट्रिक मैंने खुद बताई कि KFC से आप याद रखें, KFC होता है ना, KFC तो आपको बहुत पता होगा। अब ये एफ जो है उसको आप ई कर ले बस, ठीक है, के फॉर केराटिन और एफ मतलब ई फॉर इलास्टिन और सी फॉर कोलेजन। तो ये हमारी फिब्रस प्रोटीन है। फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, इनसॉल्युबल होता है, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक्सियल रेशियो ग्रेटर देन 10 होता है, ये लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है, उनको स्केलर प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ग्लोबुलर प्रोटीन पे, ग्लोबुलर प्रोटीन को हम स्पैरो प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं स्पेरिकल और वाइट शेप होता है। मतलब जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ना, इसको स्पैरो प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो शेप होता है ये देखें स्पेरिकल होता है या अवॉइड शेप लाइक होता है, ठीक है, एक्श, तो इस वजह से इसको स्पैरो प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये सब MCQs पॉइंट बता रही हूँ मैं। सॉल्युबल प्रोटीन होती है, ठीक है, और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और सॉल्युबल, जाहिर सी बात है खुद देखिए, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इनसॉल्युबल होगी ना, जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सॉल्युबल होगी। जैसे फिब्रस प्रोटीन का आपने देखा ये इनसॉल्युबल थी क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट था इनका। इस तरह से मैं ग्लोबुलर प्रोटीन को बता रही हूँ, ठीक है, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है इस वजह से वो सॉल्युबल प्रोटीन्स है, ठीक है। एक्सियल रेशियो इनका लेस देन
10 है। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ देखिए, लेंथ कम है लेकिन इनकी ब्रेथ ज़्यादा है, तो लेंथ अपॉन ब्रेथ निकलती है एक्सेल रेशो, ठीक है। तो अब ब्रेथ जब ज़्यादा है मतलब डिनोमिनेटर वाला ज़्यादा है, तो एक्सेल रेशो तो कम आएगी ना, क्योंकि लेंथ कम है, लेंथ कम है तो एक्सेल रेशो भी कम आएगी, तो इस वजह से एक्सेल रेशो लेस देन 10 होती है, ठीक है। ये ग्लोबुलर पार्ट है। और इसकी एग्जाम्पल जो है एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबिन दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है, याद है ये इनका मतलब ये स्पैरो प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है। कोई आपसे बोलेगा एल्बुमिन ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन, आप समझ जाए स्पैरो प्रोटीन है, सॉल्युबल होंगी, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, एक्सेल रेशो लेस देन 10 होगा, ये सारी बातें आपके माइंड में आएगी, ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर सही से देखा होगा। हिस्टोन जो आपके डीएनए प्रोटीन होती है, जिसके अराउंड जो है आपका डीएनए जो है कॉइल इस तरह से स्पाइरल नेचर में जो है कॉइल करता है, ठीक है, वो हिस्टोन्स प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये सारी सिंपल प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबिन और हिस्टोन ये सिंपल प्रोटीन है जो कि ग्लोबुलर इन नेचर है, ठीक है, मीन स्पैरो प्रोटीन है। और हेमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन भी है। एक्टिन आपने देखा होगा मसल में, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, ट्रोपोनिन भी, ठीक है, और ये प्रोटामीन भी, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर शेप की बेस पे भी हमने देख लिया, हमने क्लासिफिकेशन देख ली फंक्शन की बेस पे, मॉलिक्यूलर शेप की बेस पे। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। तो कॉम्पोजिशन की बेस पे अगर हम देखें तो कॉम्पोजिशन की बेस पे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, 3 मेन ग्रुप्स है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन कॉम्पोजिशन की बेस पे है उसकी 3 मेन, एक है सिंपल प्रोटीन, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक है ड्राइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कौन सा है? सिंपल प्रोटीन, प्रोटीन डेट अपॉन हाइड्रोलाइसिस जेड ओनली अमाइनो एसिड, ठीक है। मतलब सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? लिंकेज को तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, मतलब वाटर की मदद से आप जो है उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, उस लिंकेज को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो सिर्फ आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। सब क्लासिफाई देयर सॉलिबिलिटी। अब इसकी जो है सिंपल प्रोटीन की मैंने डेफिनेशन बता दी, अब मैं कह रही हूँ कि इसकी भी सब क्लासिफिकेशन है, किसकी बेस पे? सॉलिबिलिटी के बेस पे और हीट कोगुलेशन की बेस पे। मतलब अगर आप हीट देते हैं तो वो कोगुलेशन उसमें पॉसिबल होती है या नहीं, तो वो दोनों की बेस पे। तो एल्बुमिन की ये 3 है सिंपल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन्स, ठीक है। एल्बुमिन क्या होती है? ये सॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक है, और ये कोगुलेटेड होती है बाय हीट, ठीक है, और ये डेफिशिएंट होती है ग्लाइसिन, डेफिशिएंट इन ग्लाइसिन, ठीक है। जो ग्लाइसिन आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ये ग्लाइसिन में डेफिशिएंट होती है, ये आपको याद रखना होगा। कौन सी प्रोटीन होती है? सिंपल प्रोटीन की एल्बुमिन होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है एल्बुमिन की एग एल्बुमिन, ठीक है, और लैक्टोल्ब्यूमिन ऑफ मिल्क, ठीक है। अब ये है ग्लोबिन का, एल्बुमिन का मैंने बता दिया कि ये सॉल्युबल होती है और कोगुलेट हो जाती है। जब भी आप इसको हीट करेंगे तो ये कोगुलेशन होगी इसमें, एल्बुमिन में, और ये ग्लाइसिन में नहीं होती। और इसकी एग्जांपल 2 है, लैक्टोल्ब्यूमिन ऑफ मिल्क और एग एल्बुमिन। अब ग्लोबुलिन का मैं बता दूं कि ये इनसॉल्युबल होती है और ये हीट कोगुलेबल होती है, ठीक है। मतलब ये भी हीट कोगुलेबल होती है, अगर आप इसको हीट देंगे तो ये कोगुलेट कर जाएगी, लेकिन ये इनसॉल्युबल होती है। मतलब एल्बुमिन सॉल्युबल है जबकि ग्लोबुलिन इनसॉल्युबल है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी एग्जांपल है सीरम ग्लोबुलिन, ठीक है, इसके नाम से ही सीरम ग्लोबुलिन या लेग्यूम्स ऑफ पीस, जो पीस के जो मटर के प्लांट होते हैं उसको लेग्यूम्स कहते हैं, ठीक है। हिस्टोन्स तो आपको भी मैंने बताया है, डीएनए में जो प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन्स वो सॉल्युबल होती है। खुद सोचें, डीएनए में जो प्रोटीन होगी वो सॉल्युबल होंगी ना, इनसॉल्युबल तो नहीं कह सकते ना, वो सॉल्युबल ही होंगी, तो हिस्टोन सॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक है। डू नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। और खुद सोचें, ये जो है अगर आप डीएनए से लिंक करके हिस्टोन को पढ़ेंगे कि डीएनए की प्रोटीन है तो वो कोगुलेशन नहीं होती हीट के जरिए। अब हम देखें हमारी कितनी एनवायरनमेंट में वेरिएशन आती रहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा डीएनए जो है उसमें जो प्रोटीन है वो पिघल गई हो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, या कोगुलेट कर गई हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको तो रट्टा लगाने की कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको पता है सॉल्युबल इन वाटर, डू नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, ठीक है। डिफरेंस याद रखना है तो इन दोनों में, ये सॉल्युबल होती है और ये ग्लोबुलिन इनसॉल्युबल होती है, और दोनों ही हीट के कोगुलेट होती है, लेकिन हिस्टोन जो है वो कोगुलेशन नहीं होती है उसमें हीट के ज़रिए, ठीक है, और ये भी सॉल्युबल इन वाटर होती है। अच्छा, ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल प्रोटीन की कहानी और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब हम आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होती है? कंपोज ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइन विद सम
नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। आपने क्या किया, कॉन्जुगेट प्रोटीन किस तरह से फॉर्म होती है, आपने सिंपल प्रोटीन को कंबाइन किया सब नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से, ठीक है। नॉन प्रोटीन ग्रुप जो है वो रेफर होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब एक सिंपल प्रोटीन जो आपने ऊपर सिंपल प्रोटीन पढ़ी ना, इसी के साथ आप एक नॉन प्रोटीन लगा दें। जब आप इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट लगाएंगे ना तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाएगा, मतलब कंपोज ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइन विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, ठीक है। नॉन प्रोटीन ग्रुप क्या होंगे, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। अच्छा, अब ये कौन सी एग्जांपल आती है इसकी, न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन से नेम से ही समझ आ रहा है कि बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होंगी और फिर डीएनए आरएनए होगा, ठीक है, तो उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस में होती है वो स्टोन प्रोटीन ही होती है। ग्लाइकोप्रोटीन सिंपल प्रोटीन होगी, ठीक है, और क्या होगा, ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, और इसकी एग्जांपल एमिनोग्लोबुलिन है जो कि डिफेंस प्रोटीन है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन में आती है। लिपोप्रोटीन प्रोटीन होगा और लिपिड लाइक होंगे, जैसे कि काइलोमाइक्रेन आ जाते हैं लिपोप्रोटीन में, VLDL, LDL, HDL, ठीक है, ये सब आप लिपिड में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तो आपने जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देख लिया कि सिंपल प्रोटीन के साथ अगर हम नॉन प्रोटीन पार्ट लगाएंगे और नॉन प्रोटीन जो होगा ग्रुप लगाएंगे या नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के लिए, वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। जब भी आप सिंपल प्रोटीन के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन ग्रुप लगाएंगे तो वो कॉन्जुगेट प्रोटीन की क्लास में आएंगे, और उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन है, जैसे आपने बेसिक प्रोटीन हिस्टोन के साथ आपने डीएनए आरएनए लगा दिया तो उसको हमने न्यूक्लियो प्रोटीन का, अब हमने सिंपल प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दी। फिर लिपोप्रोटीन मीन प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन के साथ मैंने लिपिड लगा दिया तो उसकी काइलोमाइक्रोन एग्जाम्पल वगैरह आ गई, ठीक है, वो सब देख रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्जुगेट प्रोटीन बता दिया। अब तीसरी हमारे पास कौन सी है, ड्राइव, ये आखिरी है, ठीक है, ड्राइव प्रोटीन। अच्छा, अब ड्राइव प्रोटीन क्या होती है कि सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ड्राइव प्रोटीन में वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं सिंपल से और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से, ठीक है, और ये सब डिवाइडेड है प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन जो कि डी नेचर होती है और सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन। प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन है, ठीक है, वो डी नेचर प्रोटीन कहते हैं। प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव आर फॉर्म बाय एजेंट्स। अब इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी होती है ना, ये डी नेचर प्रोटीन्स होती है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि डिराइव प्रोटीन में कौन सी डी नेचर होती है, तो आपने कहा प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ फॉर्म बाय एजेंट्स। इसमें जो प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं ना वो फॉर्म होते हैं एजेंट्स के तौर पर, जैसे हेट हो गए या एसिड हो गए और अल्कली हो गए, ठीक है। अच्छा, इसकी आपको क्या समझ आ रहा है, मैंने आपसे कहा कि ये ड्राइव प्रोटीन जो है फॉर्म होती है सिंपल और कॉन्जुगेटेड, जो पीछे आपने पढ़ी है ना ये उसी से फॉर्म होती है ड्राइव प्रोटीन। जब उससे फॉर्म होती है तो इसको सब डिवाइड किया गया प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब किस तरह से फॉर्म होती है, प्रोटीन डेरिवेटिव जो है ना वो फॉर्म होते हैं, मतलब ये ड्राइव प्रोटीन है ये होते हैं फॉर्म, जैसे आपने एजेंट्स अप्लाई किए, आपने हीट अप्लाई किया, आपने एसिड दिए, आपने अल्कली दे दिए, तो उससे ये फॉर्म हो। जैसे आपने सिंपल और ड्राइव प्रोटीन को हीट दे दी, एसिड दे दी, अल्कली के साथ आपने रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो क्या होंगे, वो टूटेंगे ना, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। एक तो प्रोटीन्स बनेंगे सबसे पहले जो कि एनलेस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन होगा, ठीक है, और एक होगा मेटा प्रोटीन्स, ठीक है। मेटा प्रोटीन्स तो बता दिया कि प्राइमरी में एयरलेस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन आएगी, और दूसरा है मेटा प्रोटीन जो कि फर्दर एक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कलीज ऑन प्रोटीन, मतलब जो आप फर्दर एक्शन करवाएंगे एसिड का और अल्कली का प्रोटीन्स पर। फर्स्ट तो आपने जैसे ही एक्शन करवाया एजेंट्स का तो आपको प्रोटीन्स मिला, ठीक है। अब प्रोटीन्स पे आपने फर्दर एक्शन करवाया एसिड और अल्कली का तो आपको मेटा प्रोटीन्स मिले, ठीक है, तो ये आपको मतलब प्राइमरी में मिल गए। अब सेकेंडरी में क्या होगा, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगी किसकी, पेप्टाइड बॉन्ड की। मतलब जो अब मेटा प्रोटीन आपको प्राइमरी जो मिला था ना, अब यहाँ पे जो मेटा प्रोटीन है सेकेंडरी में किस तरह से आएगा, जब आप उसको हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स की, ठीक है, तो वो जब मेटा प्रोटीन्स की आप हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे पेप्टाइड में तो वो ब्रेक डाउन होगा फर्दर, जो कि प्रोटियोसिस में आएगा, पेप्टोन्स में आएगा और पेप्टाइड्स में आएगा, ठीक है। पेप्टाइड्स 5 to 10 मैक्सिमम शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, तो ये प्रोटीएस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स ये सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन है। मतलब आपने मज़ीद क्लीवेज करवाई मेटा प्रोटीन्स की, उनकी बॉन्ड की क्लीवेज करवाई तो आपको प्रोटियोसिस पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स मिले, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि प्राइमरी में क्या मिले, प्रोटीन्स और मेटा प्रोटीन्स, ठीक है, और मेटा प्रोटीन्स किस तरह से मिले कि आपने जब प्रोटीन्स की फर्दर एक्शन करवाया एसिड और अल्कली से, ठीक है, तब मिलो। और सेकेंडरी किस तरह से मिले आपको, जब मेटा प्रोटीन्स पे आपने हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करवाई पेप्टाइड बॉन्ड्स की तो आपको प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स मिले, ठीक है। तो ये हमने सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली, किसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन का
जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन देखी, फंक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलर शेप, फिर कंपोजिशन। ठीक है, इसका मतलब प्रोटीन की सारी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, सारी क्लासिफिकेशन हमने फंक्शन की बेस पे विथ ट्रिक मैंने आपसे डिस्कस की। फिर मैंने ये मॉलिक्यूलर शेप पे, मॉलिक्यूलर ओरिजिन था उस पर मैंने डिस्कस की। फिर मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, मैंने आपसे क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, जो कंपोजिशन की बेस पे क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपसे डिस्कस की। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से जो है नोट्स आपको केमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री इस तरह से समझाऊँ, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। और जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगी, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतनी ज़्यादा मुझे पता चल पाएगा कि आपको ये अच्छी लग रही है या नहीं, मतलब इसको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।